अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनालिटी साइकोलॉजी 403 PSY 403 के मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जिसमें इस सारी वीडियो में आपके लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 18 तक सारे टॉपिक्स, उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। किसी भी पर्सन का आप मेंटल स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं? उसकी अपीयरेंस, उसके लुक और उसका बिहेवियर देखकर। नंबर 2, थॉट प्रोसेस कि वो किस तरह से सोचता है। मूड एंड इफ़ेक्ट, उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शन देखकर कि किस तरह से उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शन है। उस किसी भी पर्सन का परसेप्शन देखकर और उसका प्लेस एंड टाइम के लिहाज से उसका परसेप्शन किसी भी पर्सन का देखकर आप उसके मेंटल स्टेटस का को एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि वो कैसे दिखता है, वो कैसे सोचता है, उसका मूड और उसका मूड का इफ़ेक्ट उसकी पर्सनैलिटी पर कैसा होता है, उसका इंटेलिजेंस यानी उसका जो माइंड है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन इसका कैसा है, और किसी भी इंसान का परसेप्शन कैसा है। नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ it is the list of a series of specific questions that lead to a detailed description of the person's behavior and expression। इसमें आपको एक लिस्ट दी जाती है क्वेश्चंस की, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में। उसमें क्वेश्चन होते हैं और वो इंसान से क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी मेजरमेंट। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे मेजर किया जाता है? तो पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है इंटरव्यूज़ लेकर, ऑब्जर्वेशन करके आप उसकी पर्सनैलिटी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कुछ रेटिंग स्केल्स के ज़रिए पर्सनैलिटी टेस्ट किए जाते हैं और प्रोजेक्टिव टेस्ट किए जाते हैं। अब रेटिंग स्केल, हमारे पास रेटिंग स्केल क्या होते हैं? रेटिंग स्केल इज़ अ प्रोसीजर इन विच द ऑब्जर्वर इज़ आस्क्ड टू मेक जजमेंट दैट प्लेस द पर्सन समवेयर अलोंग अ डायमेंशन। रेटिंग कैन ऑल्सो बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में ही रेटिंग स्केल बनाया जाता है। इंटरव्यू में आप कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं और उसी के बेस पर आप क्वेश्चन करते हैं। रेटिंग स्केल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ऑब्जर्वर अपनी जजमेंट बना लेता है एक पर्सन के बारे में थ्रू रेटिंग स्केल। ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियरल कोडिंग। बिहेवियरल कोडिंग क्या है? बिहेवियरल कोडिंग सिस्टम है जो कि फोकस करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियरल इवेंट्स पर। आपका बिहेवियर डिफरेंट इवेंट्स पर कैसा था, उसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज। ये क्या होती हैं? पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज प्रेजेंट an elaborate picture of an individual overall personality, including the traits, the characteristics, the tendency and the styles that are thought to underlie बिहेवियर। पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज ये होती हैं जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी में आपके ट्रेड्स आ जाएंगे, आपके करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, क्या खसूसियात हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी की, वो सब उसमें आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैं पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज के बारे में हम थोड़ा आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आ जाए आपके पास क्वेश्चन MMPI के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं एक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री की टाइप है जिसमें है MMPI। MMPI स्टैंड्स फॉर माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। दिस टेस्ट वॉज डेवलप्ड इन 1940। ये टेस्ट 1940 में डेवलप हुआ, बट ये पब्लिश 1943 में हुआ। इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल अप्रोच। ये इसी एम्पेरिकल अप्रोच पर बेस करता है। एम्पेरिकल अप्रोच मीन कि इसमें आप कलेक्शन करते हैं और एवेलुएशन करते हैं डेटा की। ठीक है। जो आप कलेक्ट करते हैं एक पेशेंट से, एक पर्सन से जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं वो आप कलेक्ट करते हैं, फिर उसको आप एवेलुएट करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। ठीक है। द इंडिविजुअल इज़ प्रेजेंटेड विथ स्टेटमेंट्स एंड आंसर्स हैव ऑप्शंस लाइक ट्रू, फॉल्स एंड कैन नॉट से इस MMPI की जो टेक्निक है, इसमें क्वेश्चन आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स में देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम MMPI और फॉलोइंग। अब कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ट्रू एंड फॉल्स में आपके क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आई क्राई ईजीली। ठीक है। आप इसमें ट्रू और फॉल्स में बता सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। हाँ, आप ट्रू यानी आप इजीली आप क्राई करते हैं, आप इजीली रो जाते हैं, या फॉल्स आप इजीली नहीं रोते। ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में। नेक्स्ट है आई एम हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हैप्पी होती हूँ। ठीक है। ट्रू और फॉल्स। आई बिलीव, मुझे यकीन है, ट्रू और फॉल्स। आई एम बिलीव्ड
फॉलोड, मैं इजीली किसी को फॉलो कर लेती हूँ, ठीक है। MMPI कंसिस्टेड ऑफ 550 आइटम्स, ये आपके MCQs में आ सकता है। MMPI 1 में कितने आइटम्स होते हैं? 550। MMPI कंसिस्ट ऑफ 10 क्लिनिकल स्केल्स, ये भी आपके MCQs में आ सकता है। MMPI के कितने क्लिनिकल स्केल्स होते हैं? मीनिंग दैट इट डायग्नोसिस पीपल ऑन 10 क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, ये किसी भी पर्सन को उसके 10 क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के बारे में डायग्नोज कर सकता है, एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, 10 क्लिनिकल डिसऑर्डर को। अब इसके भी आगे से 4 वैलिडिटी स्केल्स होते हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है वैलिडिटी स्केल्स MMPI के कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं, उनके बारे में आप सिर्फ लिस्ट कर देंगे। आप इसको याद कर सकते हैं निमोनिक से LFKC, ठीक है। L फॉर लाई स्केल, F फॉर F स्केल से इनफ्रीक्वेंसी स्केल, K स्केल से द डिफेंसिव स्केल और द कैन नॉट से स्केल। इसके 4 वैलिडिटी स्केल्स होते हैं, ठीक है। द LFKC, KFC से याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है द MMPI 2, आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको भी आप माइंड में रख लें। MMPI 2 जैसे कि MMPI 1 में 550 आइटम्स होते हैं, जबकि MMPI 2 में 567 आइटम्स होते हैं। और ये भी कवर करता है टॉपिक कहाँ से? फिज़िकल कंप्लेंट्स से लेकर साइकोलॉजिकल स्टेट्स और ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस और सोशल एटीट्यूड, ठीक है। ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस मतलब आपकी जॉब से रिलेटेड, और सोशल एटीट्यूड आपका सोशली आपका कैसा एटीट्यूड है लोगों के साथ, इस सब के टॉपिक्स को ये कवर करता है, ठीक है। फिज़िकल कंप्लेंट से लेकर आपके ऑक्यूपेशनल और सोशल एटीट्यूड्स तक। अब इसकी स्कोरिंग भी जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव मीन जैसे ऑब्जेक्टिव ट्रू और फॉल्स ही इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, इतने कोई लंबे क्वेश्चंस नहीं होते। आफ्टर द रिस्पॉन्सेज टू ऑल क्वेश्चंस और टोटल, जब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हो तो उसको टोटल किया जाता है, ठीक है, कि कितने आपने सही दिए हैं, कितने आपने रॉन्ग दिए हैं। द पर्सन रिसीव्स आर न्यूमेरिकल स्कोर ऑन ईच ऑफ 10 क्लिनिकल स्केल्स, इसमें भी 10 क्लिनिकल डिजीज़ के ऊपर, डिसऑर्डर्स के ऊपर आप डायग्नोज कर सकते हो। और इसके भी 4 वैलिडिटी स्केल्स होते हैं, जैसे कि ऊपर MMPI 1 के थे KFCL यानी लाई स्केल, F स्केल, K स्केल एंड द कैन नॉट से स्केल। नेक्स्ट है सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोजेक्टिव टेस्ट, कौन कौन से प्रोजेक्टिव टेस्ट वाइडली यूज़ होते हैं, ठीक है। उसमें है रॉर्सचेच इंकब्लॉट टेस्ट, नंबर 2 द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी टैट में आगे से 2 टाइप्स आ जाती है, कैट एंड सैट। कैट चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट और सैट SAT सीनियर अपरसेप्शन टेक्निक। नेक्स्ट है हाउस ट्री पर्सन HTP। नेक्स्ट है हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। नेक्स्ट है द रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट यानी RISB। अगर आप पे क्वेश्चन आ जाए कि इन लिस्ट करें प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो जितने भी प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे बेस करते हैं? साइको एनालिटिक थ्योरी पे। नेक्स्ट आप थोड़ा इनके बारे में याद कर लें। टैट टैट में आप इसको पढ़ लें खुद ही, मैं आपको इसको कट एंड शॉर्ट बता देती हूँ। टैट में हमारे पास आपको 31 कार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें 30 के ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं और एक आपको ब्लैंक कार्ड दिया जाता है, और उस पर कुछ ह्यूमन फिगर्स होते हैं, ठीक है, कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, और जो पर्सन है उसको कहा जाता है आप एक ड्रामेटिक स्टोरी लिखें इसके ऊपर कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसान अपनी इंसान अपनी साइकी के मुताबिक एक ड्रामेटिक स्टोरी बताएगा, तो इस प्रोजेक्टिव टेस्ट के ज़रिए हम उसकी साइकी को टेस्ट कर लेंगे। और इसकी 2 टाइप्स हैं, हम एज के मुताबिक आगे टेस्ट देते हैं, अगर वो बच्चे हैं तो हम उनको कैट यानी CAT चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट देंगे, और अगर बड़े हैं थोड़े सीनियर हैं तो सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट देंगे। नेक्स्ट है हाउस ट्री पर्सन टेस्ट हाउस ट्री पर्सन टेस्ट में एक हाउस और एक ट्री और एक पर्सन को ड्रॉ करना पड़ता है। हम किसी भी पर्सन को बोलेंगे तुम एक डायग्राम बनाओ, एक ड्राइंग बनाओ जिसमें तुम एक हाउस बनाओ, एक ट्री बनाओ और एक पर्सन बनाओ। अब उसमें जो हाउस जब वो बनाएगा तो हाउस उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को शो करेगा कि उसका कैसा रिलेशनशिप है। हम देखेंगे उसके हाउस किस तरह का उसने बनाया है, कि उसका रिलेशनशिप कैसा है अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। द नेक्स्ट वन इज़ ट्री। जब वो ट्री ड्रा करेगा तो ट्री से हम अंदाज़ा लगा लेगा, जो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट होगा वो अंदाज़ा लगा के लेगा उसकी साइकी के बारे में कि उसमें ईगो की डेवलपमेंट कितनी हुई है, कितने % उसमें ईगो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शनिंग है। नेक्स्ट है अगर पर्सन
पर्सन जब वो ड्रा करेगा तो पर्सन उसके रिफ्लेक्ट करेगा उसके सेल्फ परसेप्शन पे, और उसका जो परसेप्शन है दूसरे लोगों के साथ भी, दूसरे अदर जेंडर के साथ भी, और उसका सेल्फ परसेप्शन क्या है, ठीक है। हाउस, ट्री, पर्सन। हाउस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ट्री उसके ईगो, और पर्सन उसका परसेप्शन को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन यू ड्रीम ऑफ एन इवेंट एंड द इवेंट टेक प्लेस। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और वो चीज़ या वो इवेंट हो जाता है तो उस फिनोमिना को कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। नेक्स्ट है एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट है साइनिसिज्म। साइनिसिज्म क्या होता है? जब एक बंदा खुद भी कुछ नहीं करता और दूसरे को भी वो डिस्करेज करता है कि तुम भी कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस फिनोमेना को कहते हैं साइनिसिज्म। व्हेन एन इंडिविजुअल डू नॉट बिलीव इन द वैल्यू ऑफ एनीथिंग एंड ट्राई टू मेक एवरी इंडिविजुअल रियलाइज द मीनिंगलेस ऑफ देयर लाइफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड साइनिसिज्म। नेक्स्ट है कार्ल जंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसने कॉन्सेप्ट दिया था एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सन का। इंट्रोवर्ट जो बस खुद में ही रहता है, किसी से बात नहीं करता, घर पे ही रहता है, सोशल नहीं होता, उसको इंट्रोवर्ट करते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो सोशल होता है, उसने फ्रेंड्स बनाए होते हैं, बाहर जाता है, घूमता फिरता है और लोगों से मिलता है और घर पे रहना पसंद नहीं करता, बाहर जाना पसंद करता है, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये थ्योरीज किस किसने दी, मैंने आपको शॉर्ट से बता दिया। बिहेवियरिज्म की थ्योरी दी है जॉन डिवाटसन ने। ह्यूमनिस्टिक जो थ्योरी है वो अब्राहम मैस्लो ने दी है। साइकोडायनामिक थ्योरी सिगमंड फ्रॉयड ने दी है। डिस्पोजिशनल थ्योरी गोल्डनर बॉर्ट ने दी है। नेक्स्ट है समटाइम्स थेरेपिस्ट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स टूवर्ड हिज क्लाइंट्स कॉल्ड काउंटर इंटरफेरेंस, जो कि नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी हैपन, ठीक है। जब थेरेपिस्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं अपने क्लाइंट की तरफ तो उसको हम कहते हैं काउंटर ट्रांसफेरेंस। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट टेक्निक्स टू एंजाइटी बाय कैरन हॉर्नी। एडजस्टमेंट टेक्निक्स कुछ कैरन हॉर्नी ने दी हैं। उसमें वो कौन कौन सी है? एक्सटर्नलाइजेशन में आप क्या करते हैं? आप ब्लेम करते हैं दूसरों को अपनी शॉर्ट कमिंग्स के लिए, ठीक है। एक्सटर्नलाइजेशन की डेफिनेशन है। ये कुछ एडजस्टमेंट टेक्निक्स हैं जो कैरन हॉर्नी ने प्रेजेंट की अपनी थ्योरी में। नेक्स्ट है एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल। एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल में आप क्या करते हैं? यू गॉड योर सेल्फ अगेंस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन एक्सट्रीम ग्रीफ बट एक्सप्रेस नो इमोशंस। कभी आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं लेकिन आप बिल्कुल चुप हुए हुए होते हैं, आप किसी को भी शो नहीं कर रहे होते कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चुप रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें आप अपनी लाइफ को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन इज़ गिविंग गुड रीजंस टू मेक गुड एक्सक्यूजेस टू प्रोटेक्ट योर ईगो। इसमें आप क्या करते हैं? आप कोई बहाना बना लेते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बहाना बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है? इसमें जो कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स आपको बताया गया पर्सनैलिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपकी पर्सनैलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझना, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 क्या आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए पर्सनैलिटी के बारे में। नंबर 2 आप पर्सनैलिटी असेसमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 आप सेवरल इंपॉर्टेंट थ्योरीज पर्सनैलिटी की उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नंबर 4 उनकी थ्योरीज़ के आपको थीम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये है पर्सनैलिटी के ऑब्जेक्टिव्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बहुत दफ़ा मिड टर्म्स में आ चुका है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी लिखें। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स पर्सनैलिटी साइकोलॉजी या साइंस। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को साइंस कौन बनाता है, क्या चीज़ बनाती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्पेकुलेशंस और ओपिनियंस और बिलीव्स अबाउट ह्यूमन नेचर इनटू कंसेप्ट्स दैट कैन बी स्टडीज एंड टेस्टेड एम्पेरिकली। क्योंकि हम इसको टेस्ट कर सकते हैं एम्पेरिकली। इट इज़ अ प्रोसेस passes by many hazards in deed efforts to establish a science। ये एक पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को साइंस बनाता है कि आप उसको टेस्ट कर सकते हैं एम्पेरिकली। किसको? अपनी स्पेकुलेशंस को और अपनी बिलीव्स को और ह्यूमन नेचर को। नेक्स्ट है व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है? आपका जेनेटिक्स, ठीक है, आपकी जो फैमिली इनहेरिटेड आपको इनहेरिटेंस में जो मिलता है, आपका इन्वायरमेंट, आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, सेल्फ अवेयरनेस आपकी क्या है, आपके ट्रेड्स, आपके अनकॉन्शियस मैकेनिज़्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पास मिड टर्म्स में भी आया हुआ है। नेक्स्ट
बिहेवियरिज्म ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो 1931 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वाटसन ने दिया है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोल साइकोलॉजी ने कहा कि द होल इज़ ग्रेटर देन एंड द डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी इज़ अ कॉमनली यूज टर्म विद नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। क्योंकि जो पर्सनैलिटी उसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनैलिटी कैन बी अप्रोच्ड और स्टडीड यूजिंग द 4 पर्सपेक्टिव। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। पर्सनैलिटी को आप कितने पर्सपेक्टिव से स्टडी कर सकते हैं? साइकोडायनामिक, नंबर 2 डिस्पोजिशनल, नंबर 3 बिहेवियरल, नंबर 4 ह्यूमनिस्टिक पर्सनैलिटी। ये आपको आना चाहिए कि पर्सनैलिटी को आप कितने पर्सपेक्टिव से स्टडी कर सकते हैं। तो इसके 4 पर्सपेक्टिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आप किस तरह से पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं? कौन से असेसमेंट टूल्स हैं पर्सनालिटी को असेस करने के? वो है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, टेस्ट ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं जैसे कि MMPI 1 और 2। उसके अलावा प्रोजेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है HTTP, उसके बाद कैट सैट टेस्ट, उसके अलावा रॉस टेस्ट, इंक्लूड टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इसके अलावा RISB टेस्ट। ठीक है, द नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द साइकोडायनामिक अप्रोच हमें फ्रीओड ने दी है और वो ये कहता है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है बिटवीन बेसिक नीड एंड द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, के इंसान की अपनी नीड्स क्या हैं और सोसाइटी उससे क्या डिमांड करती है। ये है साइकोडायनामिक अप्रोच जो हमें फ्रीओड ने दी है। और फ्रीओड मोस्ट ऑफ दीज कन्फ्लिक्ट आर एट द अनकॉन्शियस लेवल। और फ्रीओड कहता है कि जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, हमें नहीं पता होता। एंड दे इफेक्ट अवर एवरीडे बिहेवियर, और यही हमारे एवरीडे बिहेवियर पर अफेक्ट करते हैं। फ्रीओड बिलीव दैट पर्सनैलिटी हैज़ 3 कंपोनेंट। अच्छा, फ्रीओड ने हमें पर्सनैलिटी के 3 कंपोनेंट्स दिए हैं, इट, ईगो एंड सुपर ईगो। इट क्या है? ये हमारा प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो कहता है बस ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे खिलौना टॉय मुझे चाहिए, बस उसको उसी टाइम चाहिए, उसको नहीं पता अच्छा है उसके लिए बुरा है। और ये क्या है? एड है। ईगो क्या है? वो सोचता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो सोचता है ये मैं अफोर्ड मेरे वालिदैन नहीं कर सकते, मैं फ़िलहाल ये नहीं ले सकता, ये उसकी ईगो है। लेकिन मुझे ये पसंद है, जब मेरे अम्मी अबू के पास पैसे हुए, जब वो अफोर्ड कर सकते हुए तो मुझे ये टॉय ले देंगे। और सुपर ईगो क्या है? नहीं, मैं नहीं लूँगा क्योंकि अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही आल्सो एम्फसाइज द रोल ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, जो फ्रीओड है उसने ईगो को डिफेंस मैकेनिज्म कहा है और वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को एक अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर रखता है। कौन? ईगो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो कि डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन बेसिक नीड्स, ये उनको एक अनकॉन्शियस लेवल पर रखता है। ठीक है, फर्दर फ्रीओड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमें दी हैं। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आ जाता है हमारे पास ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। इसमें उसने हमें 5 स्टेजेस दिए हैं। ओरल, जब बच्चा छोटा होता है और जब ब्रेस्ट फीडिंग वो कर रहा होता है। और नेक्स्ट है फैलिक स्टेज, उसमें बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसको अपनी जेनिटल उसको पता चल जाता है वो लड़का है लड़की है, वो उसके मुताबिक दोस्ती करता है। लेटेंसी स्टेज में वो अपने फ्रेंड्स बनाता है। जेनिटल स्टेज में वो उसमें इंटीमेसी डेवलपमेंट हो जाती है और वो अपने रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मज़ीद देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द डिस्पोजिशनल अप्रोच। डिस्पोजिशनल अप्रोच क्या होती है? द अप्रोच एज्यूम्स दैट पर्सनैलिटी इज़ मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ स्टेबल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक दैट गाइड बिहेवियर। अब डिस्पोजिशन अप्रोच क्या होती है? जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर एक स्टेबल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब किसी इंसान की पर्सनैलिटी हम कहते हैं ना इसकी ज़ात में ठहराव है, उसमें कुछ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, वो उसमें स्टेबल होते हैं और वही उसके बिहेवियर को गाइड करते हैं। इसको कहते हैं डिस्पोजिशनल अप्रोच, डिस्पोजिशनल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है द बिहेवियरल अप्रोच। ऊपर मैंने आपको बताया था डिस्पोजिशनल अप्रोच, ये गोल्ड अल्बर्ट ने दिया इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है बिहेवियरल अप्रोच जो जॉन डी वाटसन ने दी है और वाटसन एंड स्किनर इन दोनों ने दी है। और बिहेवियरल अप्रोच में क्या होता है? पर्सनैलिटी इज़ अ यूनिक पैटर्न ऑफ लर्न बिहेवियर, जो आप सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमें दी है कॉरल रोगर्स एंड मैस्लो ने।
इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट पर्सनैलिटी इज़ डिटर्मिन्ड बाय द यूनिक वेज इन विच ईच इंडिविजुअल व्यूज़ द वर्ल्ड। ठीक है, हर बंदा अपने तरीके से इस दुनिया को देखता है, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट है फ्रियोर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रियोर्स ने जो थ्योरी पर्सनैलिटी की दी है उसने उसमें बताया एक साइकिक डिटर्मिनिज्म के बारे में बताया है, साइकिक डिटर्मिनिज्म के बारे में बताया, इसके अलावा अनकॉन्शियस मोटिवेशन के बारे में बताया है। तीसरा उसने हाँ इन दो के बारे में बताया। अब साइकिक डिटर्मिनिज्म क्या, ऑल आवर बिहेवियर, जितने भी हमारे बिहेवियर्स हैं उनका एक पर्पस होता है, ये उसने हमें अपने साइकिक डिटर्मिनिज्म में बताया। दूसरा उसने हमें अनकॉन्शियस मोटिवेशन के बारे में बताया, जो अनकॉन्शियस जो मोटिवेशन है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसके अलावा फ्रियोड एम्फसाइज द प्रीडोमिनेंस ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड प्रोसेसेस। उसने हमें ये बताया है कि जो अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं वो प्रीडोमिनेंस हैं, ठीक है। और रीसेंट ट्रांसलेशन इनटू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो भी हमें सिगमंड फ्रियोड ने दिए हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे पास 3 है, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट 8 के बारे में थोड़ी सी डिफिनीशन मैंने आपको समझाई हुई है। 8 जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड रिजर्वायर ऑफ विशेस और पैशंस रिलेटेड टू अवर सेक्शुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स। इट स्ट्राइव्स फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, वही बात ही हमें बस हम इट में हम कहते हैं बस हमें अभी ही चाहिए, अभी ही हमारी डिमांड पूरी हो। और नेक्स्ट आ जाता है जो ईगो है, जबकि ईगो जो है वो रियलिटी पे काम करता है, वो लॉजिक पे काम करता है, वो कहते हैं नहीं अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ईगो ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर ईगो। अब सुपर ईगो क्या होता है, द ईगो इज द मास्टर कंट्रोल, इट ट्राइज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिमांड्स ऑफ ईगो विद इन द परमिटेड बाउंड्रीज ऑफ सुपर ईगो। नेक्स्ट है हॉर्नी भी एक साइकोलॉजिस्ट था, साइकेट्रिस्ट था। हॉर्नी डेवलप्ड अ थ्योरी बेस्ड ऑन 2 कॉन्सेप्ट, बेसिक एंजाइटी एंड न्यूरोटिक पर्सनैलिटी। इसने हमें 2 कॉन्सेप्ट दिए, बेसिक एंजाइटी और न्यूरोटिक पर्सनैलिटी के बारे में। नेक्स्ट है चाइल्ड हैज़ 2 बेसिक नीड्स। हॉर्नी ने हमें बताया जो उसकी 2 बेसिक नीड्स हैं वो क्या है, सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इनलिस्ट करें जो हॉर्नी ने जो थ्योरी दी है वो किसके ऊपर कंसेप्ट करती है, बेसिक थ्योरी, न्यूरोटिक थ्योरी, बेसिक एंजाइटी, न्यूरोटिक पर्सनैलिटी एंजाइटी एंड थर्ड वन इज़ मॉरल एंजाइटी। यहाँ पर एक तीसरा नहीं लिखा हुआ। बेसिक एंजाइटी वो होती है जो आपको बेसिक किसी चीज़ से एंजाइटी हो, न्यूरोटिक एंजाइटी आपको इतनी एंजाइटी कि आप बिल्कुल न्यूरोटिक हो गए, बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए हैं। और इसके अलावा एक मॉरल एंजाइटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन 1945 कैरन हॉर्नी इन हर बुक आवर इनर इन कॉन्फ्लिक्ट्स क्लासिफाइड 10 न्यूरोटिक नीड्स इन 3 कैटेगरीज। उसने 10 न्यूरोटिक नीड्स हमें बताई हैं और उसने हमें जो 3 हमें कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो क्या है, मूविंग टुवर्ड्स पीपल, मूविंग अगेंस्ट पीपल एंड मूविंग अवे फ्रॉम द पीपल। एंड उसने हमें रिलेशनशिप हमें बताया, कैरन हॉरी ने हमें रिलेशनशिप बताया, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बारे में। नेक्स्ट है उसने हमें कुछ एडजस्टमेंट टेक्निक्स दी, मैंने आपको ऊपर ही बताई हैं, कुछ 4 बताई हैं, नीचे मैंने आपको डिटेल से बता दिए। उसमें ब्लाइंड स्पॉट, अगर आपने इनलिस्ट करना है, आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टर्म के मिड टर्म्स पेपर में, आप इनको इनलिस्ट करें। ब्लाइंड स्पॉट है, रैशनलाइजेशन है, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल के बारे में बता चुकी हूँ, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, एक्सटर्नलाइजेशन है और आर्बिट्ररी राइटनेस है, एलूसिवनेस है, साइनिसिज्म है, इनके बारे में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। फ्रियोड रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 बेसिक ग्रुप्स ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। अच्छा, फ्रियोड ने हमें 2 बेसिक एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बताए हैं, एक है डेथ और एक है लाइफ, ठीक है। हम जिंदा रहते हैं, दूसरा हम डेथ हो जाती है हमारी। नेक्स्ट फ्रियोड ने हमें स्टेजेस दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें 5 स्टेजेस बताई हैं। ओरल स्टेज जो आपका बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक है, दूसरा है एनाल स्टेज जो 18 मंथ से 3 ईयर्स तक है, तीसरा है फेलिक स्टेज जो 3 ईयर्स से 5 ईयर्स तक है, लेटेंसी पीरियड जो 5 ईयर्स से 12 ईयर्स तक है, 5th वन है जेनिटल स्टेज जो आपका 12 ईयर्स से प्यूबर्टी तक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एंजाइटी जो आपको इसने दी है, फ्रियोड ने दी है, वो है रियलिस्टिक एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी, मॉरल एंजाइटी। नेक्स्ट है फ्रियोड ने क्या बोला है कि जो ईगो है वो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है ह्यूमर इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ साइकी, आपके MCQs में आता है। इंस्टिंक्ट एंड इज़ एन ऊपर जैसे मैंने आपको बताया
जो इसने हमें कॉन्सेप्ट दिया, इंस्टिंक्ट इज एन इनहेरिटेड कंडीशंस दैट गिव अस बिहेवियर डायरेक्शन। अब टू काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट है जो हमें बिहेवियर को हमारे डायरेक्ट करते हैं। एक है लाइफ इंस्टिंक्ट जिसको आप बेरोज भी कहते हैं, जो बॉडीली नीड्स है हमारी, जैसे कि हम सर्वाइव कैसे करते हैं, हमारा खाना पीना, हमारा प्लेयर, हमारा लिबिडो यानी सेक्सुअल जो हमारी प्लेयर होता है वो। और नेक्स्ट दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, थैनाटोसिस में आपकी डेथ हो जाती है, आपकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, उसमें आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस आ जाती है आप में, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टर्म के मिड टर्म्स में आया हुआ है। अब ईगो के डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या है, रिप्रेशन है, रिग्रेशन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है और डिस्प्लेसमेंट और प्रोजेक्शन है। ये 5 आप इनको इन लिस्ट आपका क्वेश्चन आते हैं, इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जंग। हाँ, जंग ने क्या बताया, डुअल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर वो बिलीव करता है। जंग ने हमें जो थ्योरीज दी हैं उसने फ्रूट के बाद उसने दिया, वो फ्रूट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था उसने, लेकिन उसने हमें जो अलग चीज़ उसने हमें बताई है जंग ने, बाकी उसने सारी चीज़ें वही बताई हैं पर्सनैलिटी के बारे में, लेकिन जो फ्रूट है उसने अपनी जो थ्योरी है उसमें बहुत ज़्यादा सेक्शुअल स्टेजेस के बारे में बताया है। लेकिन इसने बताया है, जो जंग है उसने बताया है, नो, लिबिडो इज़ दैट स्टोर हाउस विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल आवर फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। जबकि फ्रॉइड ने हमें ओरल स्टेज के बाद सारी स्टेजेस इसी की लिबिडो के ऊपर ही उसकी बेस कर रही हैं। फैलिक स्टेज, उसकी लेटेंसी स्टेज, उसकी जेनिटल स्टेज, वो सब लिबिडो के ऊपर बेस करती हैं। जबकि जंग ने उससे थोड़ा सा यहाँ पर उसके अगेंस्ट पर्सपेक्टिव दिया है, और जंग ने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में बताया है। और लेकिन जंग ने जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई हैं उसने वो 4 बताई हैं, चाइल्डहुड की एज, यंग एडल्टहुड की एज, मिडिल एज और लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट की एज। नेक्स्ट उसने साइकोलॉजिकल टाइप्स जो हमें दिए हैं वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में भी दिए हैं जंग ने। नेक्स्ट अल्फ्रेड एडलर, ये बहुत फेवरेट मेरा साइकेट्रिस्ट है, क्योंकि जो इसकी लाइफ है स्टार्ट में ये खुद की भी कोई ख़ास अच्छी नहीं गुजरी थी। अल्फ्रेड एडलर की स्टोरी, इसने इंडिविजुअल साइकोलॉजी के ऊपर अपनी थ्योरी दी है। His theory focuses on the whole individual. The whole is more than the sum of its part. Adler believed that style of life develops early in childhood, whereas Erikson sees style of life as self-identity and it develops during late adolescence. All of us are guided of the fictions or fictional beliefs or ideas which make our life significant or organized. Healthy people change their fictions when circumstances want them to, whereas the neurotic individuals hang on to the same fictional ideal throughout their lives. एडलर ने हमें एडलर की लाइफ में ये था कि एडलर जब छोटा था तो वो नमूनिया का भी शिकार हुआ था, और वो थोड़ा सा डिसेबिलिटीज़ में उसमें थी। तो जो एडलर था उसकी जो अपने फैमिली थी उसको बहुत अच्छा नहीं समझती थी, जिसकी वजह से वो इन्फीरियरिटी का शिकार हो गया था। तो जो एडलर है, एडलर ने हमें बताया है कि हमारे एडलर ने बताया 3 मेजर प्रॉब्लम्स इंसान की ज़िंदगी के बताए हैं विच रिक्वायर्स अ वेल डेवलप्ड सोशल इंटरेस्ट। हमारे जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं ज़िंदगी के, वो सबसे पहले क्या है, हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं अब हमें कोई जॉब मिल जाए, तो जॉब मिल जाती है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही। ऑक्यूपेशनल टास्क हमारा बिग प्रॉब्लम है पहला। उसके बाद जब जॉब मिल जाती है तो हम कहते हैं हमें अब रिस्पेक्ट चाहिए होती है सोसाइटी में, सोसाइटल टास्क होते हैं नंबर 2 प्रॉब्लम, हमारा दूसरा बिग प्रॉब्लम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिड टर्म का क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। 3 प्रॉब्लम्स लाइफ के कौन से है, बिग प्रॉब्लम, ऑक्यूपेशनल टास्क, जॉब मिल गई, उसके बाद हमें रिस्पेक्ट चाहिए, सोसाइटिकल टास्क, नेक्स्ट अब जॉब भी मिल गई है, मुआशरे में इज़्ज़त भी है, सब कुछ अच्छा है, फिर उसके बाद हमें तीसरा क्या, हमारी शादी हो जाए, लव मैरिज हो जाए, अच्छी शादी। ये हमारी ज़िंदगी के 3 बड़े मसले हैं, हमारी जॉब, सोसाइटी में हमारी इज़्ज़त और हमारी पसंद की शादी। और शादी पसंद की का मतलब ये नहीं है लव मैरिज, इससे मुराद ये है कि एक ऐसी शादी जो सुकून की शादी हो, एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ पार्टनर, एक सेटिस्फाइड लाइफ पार्टनर जिसके साथ आप हैप्पी रहें। नेक्स्ट इसने हमें 4 टाइप्स पीपल की बताई हैं, ठीक है। Adler classified 4 types of people according to the degree of social interest. इसमें रूलिंग टाइप,
एक बंदा होता है जो डोमिनेंट टाइप होता है, बस कहता है बस मैं हूँ, बस सिर्फ मैं हूँ। द फोकस ओवर हेयर इज़ टू डोमिनेट एंड रूल पीपल एंड टू सप्रेस दैम, सप्रेस करता है दूसरे लोगों को। द नेक्स्ट वन इज़ द गेटिंग लीनिंग टाइप। दिस टाइप एक्सपेक्ट्स एवरीथिंग टू बी डन फ्रॉम अदर्स। ये बस चाहता है दूसरे लोग इसका काम करते रहे। एंड गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम अदर्स आइदर पोलाइटली और रूडली, चाहे वो दूसरों से काम पोलाइटली करवाए या दूसरों से काम वो रूडली करवाए। द नेक्स्ट वन इज़ अवॉइडिंग टाइप। द टाइप अवॉइड्स फेलियर बाय नेवर अटेम्प्टिंग एनीथिंग एट ऑल। वो कहता है बस मैं फेल हो जाऊंगा, वो अवॉइड करता है, वो काम करता ही नहीं है, वो कोई रिस्क लेता ही नहीं है। नेक्स्ट है सोशल यूज़फुल टाइप, जो दूसरों के लिए वो कुछ अच्छा करता है, जो कुछ जैसे कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स होते हैं, कुछ अच्छा करते हैं दूसरों के लिए, कुछ अच्छा ऐसा करते हैं कि लोग उनसे खुश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एरिक एरिक्सन आ जाता है। एरिक एरिक्सन ने भी हमें 8 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दी, ह्यूमन डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस दी हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रियोड इट इज़ इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द ईगो, वेयर एज अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ego is in the service of the id, but in the process of serving it develops its own function। अब देखिए हमें id ने एरिक्सन ने हमें अलग पर्सपेक्टिव दिया और फ्रीउड ने हमें अलग पर्सपेक्टिव दिया। फ्रीउड कहता है कि ईगो जो है वो इड इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ईगो। उसने कहा कि इड का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा ईगो के साथ। जो ईगो है वो सुपर ईगो और इड के कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करता है। जबकि जो एरिक एरिक्सन है उसने कहा है ईगो जो है वो सर्व करता है, वो सर्विसेज देता है, वो मतलब वो खिदमत सर अंजाम देता है इड के लिए, वो कॉन्फ्लिक्ट का बायस नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट है 8 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हमें जो एरिक एरिक्सन ने दी हैं वो है, इनको आप याद कर लें बच्चों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट, ये आपका होता है बर्थ से लेके 1 ईयर तक। दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये है जब आप 1 साल से लेकर 3 साल के होते हैं। देखिए जब आप बच्चे होते हैं तो आपको ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट होता है कि आप ट्रस्ट नहीं करते किसी पर, आप किसी के पास जाते नहीं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। अब जो सेकंड स्टेज आ जाता है जब आप मतलब 1 साल से 3 साल तक के होते हैं, आपको थोड़ा शेम फील होना शुरू हो जाता है। आप किसी के सामने आप कपड़े नहीं अपने चेंज करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा शर्म आना शुरू हो जाता है। तीसरा ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब जब आप 4 साल से 5 साल तक के होते हैं आप कुछ काम खुद से करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपसे वो काम इनिशिएटिव आप ले लेते हैं, अगर आपसे काम गलत हो जाता है तो आपको गिल्ट होने लगता है। उसके बाद चौथा ये इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जो उसमें ये जब आप 6 से 11 साल तक के होते हैं आप कुछ काम करते हैं लेकिन आपको इन्फीरियरिटी फील होना शुरू हो जाता है। जब आप अपने पास के लोगों को देखते हैं कि वो आपसे ज़्यादा उनके पास खिलौने हैं, फॉर एग्जांपल आपसे ज़्यादा उनके पास आसाइशें हैं, वो ज़्यादा उनको माँ बाप का प्यार मिल रहा है, उनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। इन्फीरियरिटी आपको होना स्टार्ट हो जाती है 6 से 11 साल की उम्र में। फिर आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जब आप 20 साल तक के हो जाते हैं ना, 11 साल से 20 साल तक के, फिर आप कहते हैं हाँ भाई अब मुझे कोई, आपको रोल में कन्फ्यूजन होती है, आप ये कंफ्यूज होते हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि आपने क्या बनना है बड़े होके, ठीक है। तो वो आपकी वो लाइफ होती है। उसके बाद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, फिर आप रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़। जब आप 20 साल से लेकर 24 साल तक के होते हैं, ये आपकी वो एज होती है जिसमें आप अपने रिलेशंस के लिए सोचते हैं हाँ भाई आपको शादी करनी चाहिए, आपको रिलेशन बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए सॉरी। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब इसमें ये होती है आपके अंदर कुछ सलाहियतें आ जाती हैं, आप 25 से लेकर 65 तक आप बड़े हो जाते हैं, आप मेच्योर हो जाते हैं, आप सोचते हैं लाइफ को कैसे लेकर चलना है। फिर उसके बाद ईगो वर्सेस डिस्पेयर, फिर आप में एंड पे आप में थोड़ी ईगो आ जाती है, ठीक है, और आप परेशान रहने लगते हैं 65 अप टू डेथ, ठीक है। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन, ही डेवलप्ड अ थ्योरी बेस्ड ऑन सोशल रादर देन सेक्शुअल रिलेशनशिप्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, उसने हमें बताया। एरिक एरिक्सन स्ट्रेस द ऑटोनॉमी ऑफ ईगो। एरिक एरिक्सन ने क्या बोला है, ईगो की हुकूमत है, ऑटोनॉमी कहते हैं खुद मुख्तियारी, हुकूमत है, खुद मुख्तियारी है। और जो एरिक्सन है उसने ही हमें साइकोलॉजी, ईगो साइकोलॉजी दी है, ठीक है। नेक्स्ट है सुलेवियंस इंटरपर्सनल थ्योरी। सुलेवियंस ने हमें इंटरपर्सनल थ्योरी दी है। दिस पर्सनैलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ ए इंटरपर्सनल सिचुएशन एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर, ठीक है, उसने हमें इंटरपर्सनल थ्योरी दी है।
देन ही कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन इन स्किज़ोफ्रेनिया। और जो सुलिवन्स है उसने स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर अपनी रिसर्च की थी, ठीक है। हैरी स्टैक सुलिवन्स वाज द क्रिएटर ऑफ अ न्यू व्यू पॉइंट दैट इज़ नोन एज द इंटरपर्सनल थ्योरी। अब जो आपको ये भी याद होना चाहिए, जो सुलिवन्स है उसने हमें यूनिक कंट्रीब्यूशन उसने दी है कॉग्निशन के बारे में। उसने हमें क्लासिफिकेशन दी है, उसने हमें क्लासिफिकेशन में 3 मोड्स उसने हमें बताई हैं, प्रोटोटॉक्सिक, पैराटॉक्सिस एंड सिंटैक्सिक। और प्रोटोटॉक्सिस ये स्टार्ट का ज़िंदगी का लाइफ पीरियड होता है जिसमें बच्चा छोटा होता है, वो दूसरों पर डिपेंड कर रहा होता है, वो बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है। जो पैराटॉक्सिक है उसमें जब इंसान के अंदर ना वो चीज़ों को दूसरी चीज़ों से रिलेट करना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि वो, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं, आप कहें ओहो आज मैंने काली बिल्ली देख ली, अब मेरा पूरा दिन बुरा गुजरेगा। जब आप चीज़ों को रिलेट करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ, लेकिन वो इलॉजिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। जिस तरह से आप कह सकते हैं आज मैंने इस बंदे को देखा, मेरा पूरा दिन बुरा गुजरेगा। आप इलॉजिकल चीज़ों को बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आपकी सारी सुपरस्टिशंस की बातें आ जाएंगी, ठीक है। सुपरस्टिशंस की बातें, जादू तावीज़, इस तरह की बातें, ठीक है। उसके बाद जो सिंटैक्सिक है उसमें आपकी लॉजिकल बातें आ जाएंगी, जो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस करेंगी, साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस करेंगी। नेक्स्ट मैंने एक और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इसने जो बॉडीली शेप्स के ऊपर श्लिवन्स ने काम किया है, उसमें है एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ, ठीक है। जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो ऐसे लाइक जो थोड़े वैसे मोटे और जैसे सॉफ्ट टाइप के होते हैं, उस तरह की बॉडी शेप्स के होते हैं, ठीक है, हेल्दी। और जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो मस्कुलर शेप के होते हैं, जैसे एथलीट के जो लोग होते हैं, जो मतलब खेलने के लिए उनके स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। और जो नेक्स्ट वन है एक्टोमॉर्फ, जो बिल्कुल थिन और ऐसे प्लम्पी से होते हैं, ठीक है, थिन पतले लंबे से होते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। ये आपके सारे लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 18 तक मैंने आपका सारा सिलेबस कवर कर दिया है। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपका क्विज़ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये PDF फॉर्म में भी शेयर कर दूँगी।